अब एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। जो सिविल सर्वेंट सर्विसेज है, अब आप जा रहे हैं उसमें एक रेशनल आपके सामने ड्यूटीज़ होंगी जिन्हें आपको परफॉर्म करना होगा। जो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, लेकिन अपनी खुशी के लिए, जस्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ प्लेजर, आपका क्या कोई प्लान है कि आप क्या करेंगे विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एग्जैक्टली द सिविल सर्विसेज डेकोरम? कहते हैं कि हम जिस फील्ड में हो उस फील्ड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिफ़ाइन करती हैं। मुझे कुछ डिफ़ाइन करेगा तो वो ये है कि मेरी बड़े टाइम से तमन्ना है कि मैं एक ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम खोल पाऊँ। तो अगर मुझे कभी ऐसा चांस लगा कि अब मैं वो कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर इस तरीके की सोशल सर्विसेज में भी जाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को सड़कों पे। मैं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कर पाऊँ, वो हमेशा मुझे कसक दे के जाता है। मुझे कभी भी चांस लगा सो आई डेफिनेटली ओपन अ ऑर्फनेज एंड अ ओल्ड एज होम विच विल डिफाइन मी एज अ ह्यूमन बीइंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लोकगीत, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है कि आपने जब मेंस आप लिख रहे थे, कोई एक ऐसे क्वेश्चन का रेफरेंस में जानना चाहता हूं कि उसको लिखते समय एकदम आपके अंदर से क्लिक आया कि अब तो मेरा हो गया, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मिल गया एंड आई हैव टू डू माय बेस्ट इन दैट। एक ऐसे क्वेश्चन का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो एथिक्स पेपर 4 में एक केस स्टडी आई थी। अब मैंने उस समय क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एक कंसेप्ट होता है, और क्राइसिस ऑफ कंसाइंस इंसान में तब उत्पन्न होता है जब डिसीजन लेने के पहले या डिसीजन लेने के बाद में उसको उस लिए हुए डिसीजन का गिल्ट हो, ग्लानी हो, वो डिसीजन ले ना पा रहा हो या लेने के बाद सोच रहा हो कि गलत है या सही। एक केस स्टडी थी एथिक्स पेपर 4 में लास्ट में, उसमें एक सिचुएशन रखी गई थी कि कोई है, ऑफिसर है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया है और वो उसके बाद परेशान है वो, और मुझे वो पढ़ते पढ़ते ही क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्लिक कर गया। मेरे आंसर शीट में पहली लाइन मैंने अंडरलाइन करके यही लिखी थी दैट मिस्टर सो एंड सो इज सफरिंग फ्रॉम क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। इस लाइन को लिखते लिखते मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने बिल्कुल सही तीर चलाया है। मतलब ये वो इतना सटीक मुझे याद आया ना, वहीं से आई रियलाइज कि नहीं, पेपर तो अच्छा जा रहा है, दैट मीन्स कि आई गेट गुड स्कोर, क्योंकि मैंने कहानी नहीं लिखी है, गेव अ कंसेप्ट और उसको फिर मैंने जस्टिफाई किया था अपनी केस स्टडी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप उत्कर्ष अकेडमी में आए तो आपको यहाँ क्या फीलिंग आई? सो उत्कर्ष अकेडमी से मुझे इंटरव्यू का इतना अच्छा गाइडेंस मिला है। मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई थी, क्योंकि मेंस तो मुझे पता था मैं लिख लूँगी, लेकिन मुझे इंटरव्यू का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इंटरव्यू का मुझे सारा जितना भी गाइडेंस है वो उत्कर्ष से मिला है, और एक जिसको आप मॉरल सपोर्ट बोलते हो मॉक्स के थ्रू या फिर पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, क्योंकि आपने रात को भी हमारे सेशंस लिए हैं, वो सेशंस और वो जो 1 महीना जो मैंने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए निकाला है वो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं एनरिच करके जाता है जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी पॉलिश हो जाती है उस ड्यूरेशन में। तो वो पॉलिशिंग का काम इतना अच्छा किया है सर ने कि दैट रियली हेल्प मी अप सर। इंटरव्यूज़ में आपने जो यहाँ रीड किया, आपके बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हो गए हैं, कुछ लोग नहीं भी हो पाते हैं, हर रिजल्ट में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। तो जो सेलेक्ट नहीं हो पाए बिना किसी का नाम लिए हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनमें आप क्या फील कर रहे थे कि जब आपको प्रिपरेशन के दौरान ये लग रहा था कि इसका सिलेक्ट होना मुश्किल है, क्या देख रहे थे आप उनमें? क्योंकि आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन काफ़ी तेज रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर, किसी का सिलेक्ट होना एक अच्छा साइन है, नहीं सिलेक्ट होना पेनफुल होता है, क्योंकि हम सब बहुत टाइम तक साथ में रहते हैं। फिर भी जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको मेंस पे तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही आपको रैंक ला के देगा। इंटरव्यू के मार्क्स आपकी रैंक ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं दिला सकते, सिलेक्शन मेंस दिलाएगा फर्स्ट। सेकेंडली ये भी है कि कभी कभी हमारे पास अंदर से तो होता है, हमें पता होता है, लेकिन जो फियर फैक्टर होता है ना वो चेहरे पे दिख जाता है और वहाँ आंसर नहीं कर पाते, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तीसरा,
हमें सवाल नहीं भी अगर आते हैं इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, दो तरीके होते हैं। एक कि आप चेहरे पे डर ला के स्ट्रेट अवे सॉरी बोल दें, विच विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सेकेंडली, आप बड़ा मुस्कुरा के सॉरी बोले और बता दें कि भाई बड़ा प्रेशर है, अभी तो याद नहीं आ रहा सर। वो दे विल ऑल्सो लाफ लाइक दिस एंड दैट विल सेव यू। ये तो लवगीत आपने बोनस में बता दिया जो बताया, इट्स वेरी नाइस। मैं पूछ ये रहा था कि जो आपका बैच था इंटरव्यू का, कैंडिडेट्स थे, आप लोग आपस में भी डिस्कस करते थे, बात करते थे, उस समय क्या आपको ये फील हो रहा था कि ये मेरा साथी कमजोर पड़ रहा है, इसका नहीं होना है, और वो ऐसा ही हुआ कि उसका नहीं हुआ? क्या ऐसा किसी के साथ फीलिंग आई आपको? सर ऐसा एक आध तो मतलब हमें समझ में आ जाता है, मतलब खुद का ही नहीं पता होता एक्चुअली कि अपना भी होगा या नहीं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की कमियां दिखती हैं। इंसान की सबसे बड़ी खामी यही है, अपनी नहीं देखता, सामने वाले की दिख जाती है। तो मुझे भी यही लगा था किसी एक आध के लिए कि किसी का डर, किसी का एरोगेंस, या किसी का जो एक माइंडसेट होता है ना, जब वो आप उसको एकदम रिफ्लेक्ट कर ले जाते हैं, वो आपके लिए नेगेटिव काम करता है, तो वो वहाँ पे दिक्कत करेगा। तो हाँ, था ऐसा भी कि मुझे किसी एक के लिए भी अंदर से लगा था कि नहीं, शायद ये ऐसा ना करे, ऐसा कर ले तो इनको थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन आउट ऑफ कर्टसी कह लीजिए, या बहुत नई थी मैं यहाँ पे तो मैं कह नहीं पाई, शायद कह देना चाहिए था। हाँ, लवगीत ने बहुत अच्छी बात कही। ये बहुत कठिन होता है व्यूअर्स, आप खुद सोचिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं और जो इंटरव्यू का ट्रेनर होता है या जो कुलीग्स होते हैं, वो कई बार महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति ये गलती कर रहा है, उसको इंडिकेट भी करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इंडिकेट करते हैं तो ख़तरा भी होता है कि वो डिप्रेशन में ना आ जाए कहीं, और अच्छा करते हुए भी उसका नुकसान ना हो जाए। लेकिन अगर ये तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जैसे प्रीलिम्स के साथ तैयारी शुरू होती है मेंस की, और अगर वैसे ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है, तो जो बहुत सारे लोग मेहनत करने के बाद भी, मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू से बैक आ जाते हैं, उनका रेशियो घटेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो लवगीत, मेरा सेशन आज का ये पूरा हो रहा है। अब इसके बाद मैम सेशन करेंगी लवगीत से और कंटेंट के क्वेश्चंस पर आएंगी। मैं कंसेप्ट पर रहता हूं, और अलका दीक्षित जी जो डायरेक्टर हैं उत्कर्ष एकेडमी की, और उनका और मेरा यहाँ होना 1 पर 11 होने का है, 1+1 का 1+1 का कॉन्सेप्ट नहीं है, और वो कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, और आपको मेरे व्यूअर्स दोनों ही चाहिए होते हैं, कंटेंट भी, कंसेप्ट भी। सो शॉर्टली शी इज़ कमिंग विद यू।